बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, हमारा आज का नया टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर्स। समिंग एम्पलीफायर्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर्स की। और ऑपरेशन एम्पलीफायर्स की दो बड़ी टाइप्स हैं। एक वो जो विद फीडबैक हैं, एक जो वो हैं जो विदाउट फीडबैक हैं, जिनको ओपन लूप कहा जाता है। और जो विद फीडबैक है उनको क्लोज लूप कहा जाता है। विदाउट फीडबैक मीन ओपन लूप एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो एप्लीकेशन हमने इससे पहले पढ़ी है वो कंपैरेटर्स थे। अब हम जो क्लोज्ड, जो आप कह सकते हैं लूप, जिसको इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी एप्लीकेशन के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पे समिंग एम्पलीफायर को। तो देखेंगे कि समिंग एम्पलीफायर क्या है, वो कैसे वैल्यूज़ को, नंबर्स को सम अप करता है। और आगे मज़ीद बताया गया है कि जो स्केलिंग एम्पलीफायर है और एवरेजिंग एम्पलीफायर, मीन हम उसको स्केल आउट भी कर सकते हैं और एवरेज भी ले सकते हैं। वो भी मामूली सी वेरिएशन करेंगे हम समिंग एम्पलीफायर के अंदर, तो ये चीज़ भी अचीव करेंगे। तो इस एप्लीकेशन के अंदर, इन सर्किट्स के अंदर हम बेसिकली वैल्यूज़ को सम करेंगे, उनको एवरेज भी ले सकेंगे और उनकी स्केलिंग भी करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे मुमकिन है ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल में लाते हुए। सबसे पहले आप ये फिगर 13.20 देखें। इस फिगर के अंदर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को जो है उसको ज़ीरो ग्राउंड के तौर पर लिया गया है, लिहाजा उसको ग्राउंड कर दिया गया है। और जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके साथ मज़ीद दो इनपुट्स कनेक्ट कर दी गई हैं और वो दोनों इनपुट्स रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट की गई हैं। जो इनपुट 1 का रजिस्टर है वो R1 है और इनपुट 2 का रजिस्टर जो है वो R2 है। अब इसको नेगेटिव फीडबैक है, तो आउटपुट को कनेक्ट किया गया है तो वापस इनपुट के साथ, कौन सी वाली, इन्वर्टिंग वाली के साथ, नेगेटिव वाली के साथ, तभी इसको नेगेटिव फीडबैक कहा जा रहा है। और वहाँ जब हम इसका फीडबैक ले रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं RF। अब हम देखते हैं कि ये कैसे जो है हमारे दो इनपुट सिग्नल जो हैं वो सम अप होते हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे दो इनपुट्स दी गई हैं, आप जितनी चाहे इनपुट्स चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ समझने के लिए सिर्फ दो इनपुट्स का सहारा लिया गया है। तो आप बेसिकली दो इनपुट से मुराद है कि यहाँ दो वैल्यूज़ को सम अप किया जाएगा। आप चाहें तो जितनी चाहें वैल्यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। पहली इनपुट से जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा और उसका रजिस्टर R1 होगा और उसकी जो क्रॉस वोल्टेज होगी वो Vin1 होगी। दूसरे इनपुट की भी इसी तरह से उसकी वोल्टेज Vin2 होगी, उसके रजिस्टर R2 होगा और उससे गुजरने वाला करंट I2 होगा। ये चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी। अब ये दोनों करंट्स बेसिकली आगे जाके सम इकट्ठे हो जाएंगे और कंप्लीट जो टोटल करंट होगा वो I1 और I2 का ये सम के इक्वल होगा और ये फ्लो करेगा RF रजिस्टर से के क्रॉस से। अब होगा क्या कि आपके जो टोटल करंट है, आप देखें यहाँ पे बताया गया है कि टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2। दैट्स सिंपल। आपकी जो आउटपुट होगी V आउट, ये किसके इक्वल होगी, ये नेगेटिव ITRF के इक्वल होगी, माइनस ITRF। ठीक है, माइनस इसलिए कि ये इन्वर्टिंग आपकी फीडबैक है, नेगेटिव से आ रही है, तो लिहाजा नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ITRF ये आपकी V आउट की वैल्यू है। अगर हम इस ITRF को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो आप इसको IT को लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, इसी तरह से आप I1 जो है वो इक्वल है V(1) ओवर R1 और I2 है वो इक्वल है V(2) ओवर R2। ठीक है, ये दोनों इनपुट्स के लिए, आप जितनी इनपुट्स हों वहाँ उनके लिए ऐसे ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय RF। अब अगर आप ये देखें कि अगर R1, R2 और RF जो यहाँ सर्किट में दिए गए हैं, अगर इन तीनों की वैल्यू सेम हो जाए तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे R जो है ये बाहर कॉमन लिया जा सकता है और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर एक R मौजूद है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। उस सूरत में V आउट जो है माइनस ऑफ
नेगेटिव ऑफ सम ऑफ द इनपुट्स के इक्वल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 वी आउट इन दोनों के सम की इक्वल है, लेकिन इनके सम के इनवर्स के इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है वो उसका इनवर्स दे देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ दो इनपुट्स थी, तो हमारी वी आउट जो है आउटपुट वोल्टेज इन दोनों के सम के इक्वल हो गई है। अगर हमारे पास n इनपुट्स होती और n इनपुट्स के सम के इक्वल हो जाता विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल में क्या किया गया है कि 3 इनपुट्स हैं हमारे पास और तीनों इनपुट रजिस्टर जो हैं वो 10K के हैं और RF भी 10K का है, तो लिहाजा इक्वेशन में ये सारे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वेशन में ज़ाहिर ही नहीं होंगे। तो तीनों इनपुट्स जो हैं वो 3 वोल्ट 1 वोल्ट एंड 8 वोल्ट ईच हैं, तो तीनों का सम अप करें तो ये 12 वोल्ट बन जाता है और नेगेटिव साइन -12 वोल्ट। देखें इसने किस तरह से सम अप कर दिया। ठीक है, अब समिंग एम्पलीफायर विद ग्रेटर गेन ग्रेटर देन यूनिटी कैसे हो सकता है? एक्चुअली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 13.4, ये एक्चुअल जो इक्वेशन है ये 13.5 है और 13.5 में जब RF की वैल्यू और R की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये दोनों कट के ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लिहाजा इक्वेशन 13.4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 13.4 में बेसिकली RF और R जो है ये वैल्यू 1 है क्योंकि गेन 1 है। वो अब चाहता है कि गेन 1 से ज़्यादा हो, तो अगर आप गेन 1 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आसान तरीका ये है कि आप RF की वैल्यू को R से ज़्यादा कर दें। जितना आप RF की वैल्यू को R से ज़्यादा कर देंगे आपका गेन बढ़ जाएगा। यही चीज़ देखें यहाँ एग्जांपल में की गई है कि R की वैल्यू 1K है लेकिन RF की वैल्यू 10K है। इसका मतलब गेन तो 10 गुना बढ़ जाएगा। अब इनपुट्स जो है 0.2 एंड 0.7 है, इन दोनों को जमा करें तो 0.7 बन जाता है। देखें 0.7 वोल्ट, लेकिन गेन जो है वो हमारा RF और R देखें 10K/1 है यानी 10, तो 10 इंटू 0.7 ये 7 वोल्ट बनता है और नेगेटिविटी की वजह से -7 वोल्ट आपकी आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से आप जितना चाहें RF की वैल्यू को बढ़ा के अपने गेन को ज़्यादा कर सकते हैं या R की वैल्यू को कम करके इसको ज़्यादा कर सकते हैं, या आप जिस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहें, यूनिटी रखना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है एवरेज कैसे ले सकते हैं। एवरेज क्या होता है, जितनी वैल्यूज़ होती हैं आपने उतने से उसको डिवाइड करना होता है। अगर आपके पास इनपुट्स n हैं तो आपके RF और RR जो है, जो आपका गेन का जो बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, वो उनका आंसर 1/n होना चाहिए। अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो RF और R का आंसर 1/3 होना चाहिए। खुद ब खुद एवरेज निकल आएगी। तो 1/3 लेने का तरीका क्या है, या RF R से 3 गुना छोटा कर दें या R को RF से 3 गुना बड़ा कर दें। इसकी एग्जांपल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ ली गई है कि आपके पास 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स हैं तो अब क्या होना चाहिए, गेन आपका 1/4 होना चाहिए, तभी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगी। तो लिहाजा अब उसमें किया क्या है, RF की वैल्यू R से 4 गुना कम रखी गई है। ये 25K है, वो 100K है। अब RF और R क्या होगा, 25/100, ये देखें RF और R क्या है 25/100, ये बन जाएगा 1/4। जो अंदर की इनपुट्स हैं वो क्या है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, वो सम अप करेंगे तो वो बन जाएंगे 10 वोल्ट। तो डिवाइड हो जाएगा 4 से एक तरह से, और चारों के 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 0.25 वोल्ट एवरेज आ जाएगा और नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ देखें कैसे उसको एवरेज ले लिया गया है। अब उससे अगला है स्केल। स्केलिंग में होता है कि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि तमाम इनपुट्स के जो रजिस्टर्स हैं वो इक्वल वैल्यूज़ के हैं। ठीक है, जब इक्वल के वैल्यूज़ के होते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो जैसा कि 13.5 में दिखाया गया है या 13.4 इक्वेशन में दिखाया गया है। लेकिन 13.6 में जो इक्वेशन दिखाई गई है ये उस सूरत में है जब आपके R1 और R2 इन इनपुट्स के रजिस्टर्स की वैल्यू सेम नहीं है। याद रखें, आपके इनपुट के रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपकी उस इनपुट का वेट कम हो जाएगा। वजह यह है कि गेन जो होता है वो RF डिवाइडेड बाय दैट इनपुट्स रेजिस्टेंस होता है। तो नीचे इनपुट की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो जाएगी
तो वैल्यू ओवरऑल आर ओवर आर गेन कम हो जाएगा, आर एफ ओवर आर का गेन कम हो जाएगा, तो लिहाजा उसकी वैल्यू कम है। अगर आपके पास इससे पहले हम ये कर रहे थे कि जितनी भी इनपुट्स थी उनका वेट इक्वल था, इक्वल वेट की थी, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी इनपुट्स हैं हम उनका वेट चेंज कर रहे हैं, तो लिहाजा वेट चेंज करने का तरीका है कि आप उनके रजिस्टर्स की वैल्यूज को डिफरेंट रखते हैं। अब डिफरेंट में क्या होगा, जिस रजिस्टर की वैल्यू या जिस इनपुट के रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उस इनपुट का वेट कम होगा, और जिस इनपुट के रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका जवाब का वेट ज़्यादा होगा। अब इसका क्या इस्तेमाल है, इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करें तो पहली इनपुट का जो रजिस्टर है वो 47K है, जबकि दूसरे का 100K है। तो देखें ये उसके डबल से भी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस है। और तीसरा जो है वो 10K है, उसकी वैल्यू तो काफ़ी कम है। अब जितनी कम वैल्यू है, याद रखिएगा तीसरी इनपुट का वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखें जब इसको सॉल्व करेंगे, आर एफ की वैल्यू 10K है सबके लिए, तो पहले केस में आर एफ और आर वन क्या बन जाएगा, 0.213। दूसरे के उसका वेट 0.213 बना है। दूसरे केस में जो है वो वेट जो बना है वो 0.1 बना है, यानी जितनी वैल्यू आर की ज़्यादा होगी उतना ही डिवाइड करने से उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी, वेट छोटा हो जाएगा। तीसरे केस में देखें सबसे छोटा रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है इन तीनों की निस्बत में, तो उस सूरत में गेन 1 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरी इनपुट का वेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है। इस तरह से हम अपनी मर्जी से रेजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके हम अपनी इनपुट्स को वेट दे सकते हैं। और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स के अंदर। आपको पता है कि एनालॉग डिजिटल के अंदर 4 इनपुट्स दिखाई जाती हैं, ये 4 डिजिट नंबर दिखाया जाता है। फर्ज करें वहाँ आपके पास 4 डिजिट नंबर है 1010। आपको पता है कि जो पहला 1 है, जैसे उसमें जो होता है ना लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो है 1 है। हालांकि अगर फर्ज करें सारे ही 1 1 1 हो जाएं, ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि 4 डिजिट्स हैं और 4 चारों की वैल्यू 1 1 1 है। अब ये ऐसा हरगिज नहीं है कि जो राइट साइड पे पहला 1 है और जो लेफ्ट साइड पे आखिरी 1 है ये दोनों इक्वल जो है वेट रखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता है डिजिटल के अंदर राइट साइड से जो पहला कॉलम होता है या पहला डिजिट होता है उसका वेट 1 के इक्वल होता है, और जो दूसरा डिजिट होता है उसका वेट 2 के इक्वल होता है। तीसरे डिजिट का वेट 4 के इक्वल होता है और चौथे डिजिट का वेट 8 के इक्वल होता है। ये बेसिकली यहाँ पे उसकी वैल्यूज ऐसे होती है, पहले का 2 रेज़ पर 0 होता है, दूसरे का 2 रेज़ पर 1, तीसरे का 2 रेज़ पर 2 एंड तीसरे का 2 रेज़ पर 3। ये वैल्यूज बेसिकली 1 2 4 एंड 8 बन जाती हैं। तो लिहाजा पहले वाला 1 1 ही होता है, लेकिन आखिरी वाला 1 जो है वो 8 के इक्वल होता है। तो लिहाजा इस तरह से उनके वेट डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाएं, हम बना सकते हैं स्केलिंग लैडर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसको हम स्केलिंग लैडर का नाम देते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि अमूमन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो आजकल हो रही है वो हम इस स्केलिंग लैडर के ज़रिए से, स्केलिंग सर्किट के ज़रिए से नहीं करते, लेकिन की जा सकती है, पहले करते थे। आजकल जिससे करते हैं वो R/2R लैडर मेथड है, उसके ज़रिए करते हैं। वो कहता है कि यहाँ हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि उन दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन किया जा सकता है। और आप ये देखें, ये जो सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट में 4 इनपुट्स हैं हमारे पास, लेकिन ये देखें पहले की रेजिस्टेंस 8 गुना ज़्यादा है, दूसरे दूसरे की 4 गुना है, 2 गुना और सिंगल। यहाँ से आप पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों को कैसे वेट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल बाइनरी तरीके से जैसे वेट होते हैं वो वेट यहाँ से इनको लॉट कर दिए गए हैं। लिहाजा जब ये आंसर आपको मिलेगा तो अगर यहाँ पे 1 आता है तो उसकी हैसियत सिर्फ 1 के इक्वल होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 1 आएगा तो उसकी हैसियत जो है वो 8 के बराबर होगी। तो लिहाजा आपका जो जवाब होगा उसके मुताबिक बेहतरीन होगा। तो आपको पता है कि हमें एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करनी पड़ती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आपके पास वो ऑडियो सिग्नल है
जैसा कि मैं खुद इस वक्त ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप जब बोलते हैं तो माइक जो है वो आपकी आवाज़ को लेता है। माइक आपकी उस मैकेनिकल साउंड को बतौर इनपुट लेता है और अपने आउटपुट पे एक एनालॉग वेव प्रोवाइड करता है। अब उस एनालॉग सिग्नल को जो माइक पे से मिलती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी में। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप उसको ट्रांसमिट करना चाहें, जो उसके साथ प्रोसेस करना चाहें, आप कर सकते हैं। फिर रिसीविंग एंड पे आपको, क्योंकि आवाज़ अगर सुनना चाहते हैं, आपको फिर से एक स्पीकर की ज़रूरत है और स्पीकर जो है वो एनालॉग सिग्नल के साथ ऑपरेट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एनालॉग कन्वर्ट करने के बाद आप उस स्पीकर को प्रोवाइड करेंगे तो आप उसको सुन सकेंगे। ठीक है, तो इवन मैं अब लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप पे जो आवाज़ मुझसे मेरा माइक सुन रहा है, वो माइक मैकेनिकल आवाज़ सुनता है और एनालॉग से जवाब देता है। उस एनालॉग को इसी लैपटॉप के अंदर डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर वो डिजिटल यहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है मेमोरी में। और जब हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम उसको सुनना चाहें, वो दोबारा से डिजिटल जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है और हमें स्पीकर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये इस कन्वर्जन में आपने देखा है कि कैसे कंपैरेटर जो है वो एनालॉग से डिजिटल की कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और किस तरह से जो है हमारा ये जो स्केलिंग एडर है, ये डिजिटल से डिजिटल से यस एनालॉग की तरफ, जिसको डीएसी कहते हैं, में कन्वर्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी आपने देखनी है, इसके आपको समझ आएगी। यहाँ आप देखते हैं कि ये R/2R लैडर क्या है। R/2R लैडर जो है वो बेसिकली ये आजकल का मेथड है, लेकिन R2/2R लैडर में हमने स्केलिंग नहीं की हुई, ये याद रखिएगा। इसमें स्केलिंग नहीं की हुई, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ बताया गया है या इसका जिक्र किया गया है। अब ये जो 13.29 फिगर है, इसमें R/2R लैडर DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दिखाया गया है। अब याद रखिएगा, जो हमारा स्केलिंग एडर था, उसके ज़रिए से डिजिटल जो एनालॉग कन्वर्शन थी वो भी मुमकिन थी, लेकिन उसमें हमें उससे ये तरीका बेहतर है, तो इसलिए साथ ही इसका ज़िक्र भी कर दिया गया है। और ये उससे बेहतर इसलिए है कि अगर आप सर्किट पे गौर करें, तो यहाँ पे भी जो है वो 4 इनपुट्स हैं, D0, D1, D2 एंड D3, ठीक है? और यहाँ पे पहले जो रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ओवरऑल जो है वो 8 रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो R1, 3, 5 एंड 7 ये जो रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू 2R है सबकी। और जो इवन R2 की भी वैल्यू 2R है। R1, R2, R3, R5 एंड R7, और R4, R6 एंड R8, इन तीनों की वैल्यू सिर्फ R के इक्वल है। तो एक तो बड़ा, और जो आपका R है वो भी 2R के इक्वल है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बेशक जो रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो 9 हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ के रजिस्टर्स हैं। एक में यानी एक तरफ 2R है और दूसरी तरफ R है, यानी आपके पास 1K हो और फिर आपके पास 2K हो, तो भी कहाँ बात बन जाएगी, या जिस तरह से भी वो वैल्यू से डबल हो। दैट्स वाई इसको R/2R कहते हैं कि एक तरफ R इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ 2R इस्तेमाल होता है। और लैडर इसलिए कि पूरी आप देखें एक तरह की सीढ़ी बनी हुई है, इसलिए इसको R/2R लैडर सर्किट कहते हैं। तो ये ज़्यादा एडवांटेज है इसका और ज़्यादा बेहतर है। दैट्स वाई जो है इसको प्रायोरिटी दी जाती है आपके स्केलिंग एडर के ऊपर। अब यहाँ पे मिसाल ये दी गई है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो D3 वाली इनपुट है, इस पे 1 है और बाकी तीनों पे 0 है। तो D3 का आपको पता है वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो लिहाजा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और D0 लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो डिजिटल के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट को राइट साइड पे और मोस्ट सिग्निफिकेंट को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। तो लिहाजा सर्किट में तो ये 0001 बनता है, लेकिन एक्चुअली जब इसको बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो ये 1000 बनेगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड पे होता है और इस तरह से लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट साइड पे होता है। तो ये 1001 है। अब आप ये समझ लें कि इनपुट सिर्फ D3 पे दी गई है और बाकी सब पे 0 है। तो D3 पे अगर इनपुट दी गई है, सूरत-ए-हाल क्या बनेगी, कैसे होगी? पुरानी इक्वेशंस को देखते हुए ये देखते हैं। तो आप ये जो फिगर का ए पार्ट है, इसमें आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि 5 वोल्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि जहाँ 1 दिया गया है, वहाँ एक्चुअली 5 वोल्ट दिया गया है। अगर आपके पास ये वोल्टेज है और आपके पास रजिस्टर की वैल्यू पता है 2R है, तो आपको पता है V/2R क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। ठीक है? करंट क्या होगा? 5/2R।
5/2 आर करंट है और इस करंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं RF के साथ तो आपकी आउटपुट बन जाएगी, यानी 5/2 आर इंटू 2 आर, 2 आर से 2 आर कट जाएगा तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी -5 वोल्ट। ठीक है, तो पूरे का पूरा 5 वोल्ट आपका आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से यहाँ बाकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ये वैल्यू असल में 1000 थी, अगर वैल्यू जो है वो 0100 हो, अगर वैल्यू जो है 0010 हो, इसी तरह अगर वैल्यू जो है 0001 हो, तो उस सूरत में आप देखते जाएं कि आपके सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो आप ये देखते जाएंगे कि जब सबसे ज़्यादा वेट वाले जो था उसमें सबसे कम रजिस्टर्स इन्वॉल्व थे, लिहाजा हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल गई है। जब आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं यानी 10100, तो उस पे आप देखें 2 रजिस्टर्स बीच में कितने रजिस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं आपकी इक्वेशन में, तो लिहाजा आपकी वैल्यू जो है इस तरह से कम होके हाफ हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मज़ीद एक स्टेप जाएँ तो आपकी वैल्यू मज़ीद उस हाफ का भी हाफ यानी 0.25 पे पहुँच जाती है, क्योंकि ज़्यादा डिवाइड हो जाती है और ये थेवेनिन निकाल देता है वोल्टेज। और इसी तरह अगर आप उसको मज़ीद 4th लेवल पे ले जाएँ तो वो उसका भी हाफ यानी और 0.625 वोल्ट पे चली जाती है। किस तरह से ये वैल्यू कम हो जाती है। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। थैंक यू।